सभी मित्रों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये विश्वास जताते हैं आपके प्रति कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित रहेंगे और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। तो आजकल हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का भाग है वो भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में हमने अनुच्छेद 12, 13 और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार का वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं। आज हम दूसरे मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। वो अनुच्छेद हैं 19 और अनुच्छेद 20। जैसा कि आप जानते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 20, 21, 22 तक है। तो उस स्वतंत्रता के अधिकार में से अनुच्छेद 19 और 20 पर हम गहन विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है वास्तविक रूप में कितना मिला है, क्या उस पर शर्तें हैं, क्या प्रतिबंध लगाया गया है और उन शर्तों के अधीन रहते हुए किस प्रकार हमें मूल अधिकार का प्रयोग करना चाहिए या मूल अधिकार से संबंधित हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो अगर हम देखें जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद अगर 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल संविधान में इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 7 फंडामेंटल राइट मिले थे, यानी 7 मूल अधिकार मिले थे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन से संबंधित जो फंडामेंटल राइट था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो इसका पैराच्छा था उसके अंतर्गत इस अधिकार का यहां से विलोपन कर दिया गया है। इस अधिकार को यहां से हटा दिया गया है और जैसा कि आप जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है अब एक विधिक अधिकार के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। तो यहां ये देखते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अनुच्छेद 19 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 19 का पैरा 1, अनुच्छेद 19 का पैरा 1, उसमें का, खा, गा, घा, अंगा, छा कुल 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 19 का पैरा 1 यहां है, यहां अनुच्छेद 19 का पैरा 2 है। इसके साथ साथ प्रतिबंध की हम चर्चा करते चलेंगे, तब आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से संबंधित आपको जो जानकारी प्राप्त होगी सारगर्भित प्राप्त होगी। यहां जो अधिकार हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम क्या उस पर प्रतिबंध है उसकी भी चर्चा करते चलेंगे। अगर अनुच्छेद 19(1) की बात करें, जैसा कि यहां लिखा है का से छ तक, यानी का से छ तक तो कितने मूल अधिकार हुए यहां अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6। तो आप इसको 6 समझे, यहां 6 है तो 6 तक है। तो इसमें जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास की स्वतंत्रता और छठा है उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। यहां से जो प्रश्न आता है, पहली बात तो प्रश्न यही आता है कि अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत कुल कितनी मूल अधिकार प्राप्त है। वहां कुल प्राप्त होते हैं 6। अगर प्रश्न यह आता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत कुल कितने अधिकार प्राप्त थे, तो वहां आप बताएंगे 7। ये ध्यान देंगे। जैसे मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे तो आप जानते ही हैं 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के जरिए जो संपत्ति का अधिकार था, मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी में, मूल अधिकारों के क्रमांक में से 1 घटाया गया,
तब हो गया वो 6। लेकिन यहां जो 7 थे, यहां भी अनुच्छेद 19 के पैरा 1 में भी 7 अधिकार दिए गए थे। उन 7 में से एक जो संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो यहां भी 6 रह गए। यानी कुल मूल अधिकार 6 है और अनुच्छेद 19 के 1 के तहत भी 6 अधिकार प्राप्त है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये देखने में तो संक्षेप में लगता है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 19 का एक जो पैरा है उसके अंतर्गत जो का है, का में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्त करने की आजादी। जो अभिव्यक्त शब्द है ये बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ निकाला गया समय समय पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब वहां याचिकाएं दायर की गई हैं, तो इससे संबंधित जो निर्णय आते रहे, तो इसमें कई प्रकार के अधिकार समाहित हैं। जैसे आप माने जो प्रेस की आजादी है, प्रेस की आजादी है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो मीडिया है आज के परिप्रेक्ष्य में, जो नए नवयुवक हैं और नवयुवक से लेकर के अब अधिकांश आबादी सोशल मीडिया का फैंस है, सोशल मीडिया का दीवाना है, जो प्रिंट मीडिया है, ये सब इसी अधिकार के अंतर्गत ही चलते हैं। ये जो आजादी मिली है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसके तहत मीडिया को आजादी है, जो आए दिन आप देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज वगैरह चलती है। इसी अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है, ये इसमें इसी में अंतर्निहित है। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, तो चुप रहने का भी अधिकार है, क्योंकि वो भी एक भावना है, वो भी आप अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसी भी बिंदु पर अगर आप चुप हैं तो वो भी अभिव्यक्त है। इसमें जैसे आप किसी बिंदु पर असहमत होते हैं, आप उस पर विचार व्यक्त करते हैं, विचार व्यक्त करने की आजादी है। जैसे आप जो आप अभिव्यक्त करेंगे, जो आप बोलेंगे, उसके पीछे आपको जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? तो जानने की जानकारी, यानी किसी के बारे में जानने की जानकारी भी एक इसी अधिकार में अंतर्निहित है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनको उनके बारे में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप आज उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, जो जरूरी जानकारी है, वो आम जनता को मुहैया कराई जाती है। क्योंकि जो जानने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19(1) के का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। आप शांतिपूर्वक किसी का विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के। तो आज देखते हैं जो अनुच्छेद 19 का 1 के का है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और इसमें जो आरोपित निर्बंधन है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वो अनुच्छेद 19 के पैरा 2 के तहत लगाया गया है। और इसमें जो निर्बंधन लगाया गया है कुल 8 आधार है। यहां से प्रश्न आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के निर्बंधन लगाए गए हैं? अनुच्छेद 19 के पैरा 2 के तहत कुल कितने प्रकार के निर्बंधन लगाए गए हैं? तो कुल 8 आधार हैं। जो 8 आधार हैं उनमें भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता, नंबर 2 राज्य की सुरक्षा, नंबर 3 विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, नंबर 4 लोक व्यवस्था, नंबर 5 शिष्टाचार एवं सदाचार, नंबर 6 न्यायालय का अवमान, नंबर 7 मानहानि, नंबर 8 अपराध उद्दीपन के संबंध में। यहां आप ये ध्यान देंगे, ये जो 8 आधार हैं, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और ये अधिकार राज्यों के खिलाफ प्राप्त है, राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, यानी राज्य के विरुद्ध ये अधिकार आपको प्राप्त है। और ये जो 8 आधार है, इसमें 8 आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर इसके पैरा ख की बात करें, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, यहां आप देखते होंगे कि ये जो क्रम है, क्रम आप भूल जाते होंगे। इसको याद करने का जो तरीका है वो, अगर आप सीरियल बाय सीरियल देखते जाएंगे तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सोचिए कि अगर इसमें कुल 6 अधिकार हैं, 6 अधिकारों की अगर हम चर्चा करें, तो पहला अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब आप अभिव्यक्त कर सकते हैं तो कहीं पर आप क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे, शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे, तो वही तो वक्ता के रूप में आप बोलेंगे।
जब आप वहां सम्मेलन करेंगे तो नंबर 2 अधिकार हो गया सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब आप सभा करने लगे, सभा करेंगे, आज यहां सभा है, कल वहां सभा है, परसों वहां सभा है, जब आप सभाएं करेंगे तो इसके लिए आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक संघ बनाना पड़ेगा, तब जाके आप बोल पाएंगे, बोल पाएंगे। और जब एक संगठन के रूप में आप पेश आते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, आपके संगठन में काफी लोग जुड़ते हैं। तो नंबर 3 क्या है? संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब जब संगठन बन गया तो आप, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर रहेंगे, आप भ्रमण करना शुरू कर देंगे, भ्रमण करेंगे इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद आपको संचरण की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी राज्य में जाए। नंबर 4 क्या है? संचरण की स्वतंत्रता। जब आप संचरण करने लगे, घूमने लगे, तो आप क्या करेंगे? भाई कहीं जाएंगे, किसी राज्य में जाएंगे तो वहां आप अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहने भी लगेंगे। अब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चले गए हैं पंजाब धरना प्रदर्शन, भाई आपका संगठन वहां गया है तो आप वही रहेंगे, खुद रहेंगे, अस्थायी रूप से रह सकते हैं, अस्थायी रूप से रह सकते हैं। तो यह रहा नंबर 5 अधिकार, निवास की स्वतंत्रता। अब निवास जहां करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब आप निवास करेंगे तो वहां आप जीविका भी जरूरी है, क्योंकि आप भाई एक प्राणी ऐसे हैं कि आपके पीछे परिवार भी है, आप स्वयं भी कुछ खाएंगे पिएंगे, तो इसके लिए आपको जीविका पार्जन करना होगा। जब जीविका पार्जन करेंगे तो वहां आपको उपजीविका आदि की स्वतंत्रता है। बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं, क्यों सीरियल बना है, अगर आप समझेंगे तो ये अधिकार अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, पहले आप बोलेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, फिर नंबर 2 सम्मेलन करना शुरू कर देंगे, सभा एवं सम्मेलन शुरू कर देंगे। जब सभा एवं सम्मेलन करेंगे तो आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, यानी संघ बनाइए। संघ बना लेंगे तो उसके बाद फिर क्या है? आप एक जगह तो रहेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे इस राज्य से उस राज्य में। संचरण की करने की स्वतंत्रता है, घूमिए फिरिए टहलिए, तब तो आपके संघ का प्रचार होगा, आपके संगठन का प्रचार होगा। जब आप घूमने लगेंगे तब क्या होगा? जहां घूमेंगे, जहां जाएंगे वहां रहेंगे, तो अस्थायी या अस्थायी रूप से आप वहां बस भी सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। और फिर जब वहां बस जाएंगे तो आपको जीविका पार्जन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम होगा नहीं कि ऐसे काम करते रहेंगे तो खर्चा कहां से आएगा, इसके लिए आपको जीविका पार्जन भी करनी होगी। तो इस प्रकार ये अधिकार 19 का जो पैरा 1 है उसके तहत का शिक्षा तक आप इसको आराम से याद कर लेंगे। तो हम पहुंचे थे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने बताया इसमें कुल 8 आधार हैं जिसके आधार पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। जैसे आप देखिए, खा है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता आप देखते होंगे, जो राजनीतिक दल वगैरह हैं कहीं सम्मेलन करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन इस पे कंडीशन क्या है? इसमें आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं और बिना शस्त्र के, यानी आप हथियारों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। ये जो आजादी है, ये आजादी जो आज के समय में देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बिना राजनीतिक दलों के क्या लोकतंत्र संभव है? चुनाव लड़ा जा सकता है? राजनीतिक दल अगर बने हैं तो देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल इसके तहत बने हैं और यही राजनीतिक दल सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो आप ये समझ लें कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के पैरा 3 के तहत, जो पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, और नंबर 4 लोक व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी जैसे लोग, इसमें पहला क्या है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता। अगर भारत की एकता और अखंडता में कहीं समस्या आती है, जैसे मान लो कि आप सभा एवं सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन करने से कहीं से सरकार को लगता है कि ये देश विरोधी सम्मेलन हो रहा है, या ऐसी कोई बात यहां हो सकती है जो भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण नहीं बनाएगी, यानी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, तो उस सभा एवं सम्मेलन की जो आजादी है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और नंबर इसमें 4 क्या है? जो 4 इसका ये है, मतलब नंबर 2 जो है लोक व्यवस्था है। लोक व्यवस्था का मतलब लोगों की व्यवस्था पर, जैसे आप कोई सभा सम्मेलन कर रहे हैं, वहां लोग जो है उनको कहीं से कोई ना कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत का निराकरण करने के लिए तो आप सम्मेलन नहीं कर सकते। यानी लोक व्यवस्था और भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहां 2 आधार हैं। नंबर 3 संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसा कि हमने बताया कि संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत आप
कोई भी दल बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, स्वयंसेवी संस्था बना सकते हैं। आप देखते होंगे तरह तरह की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, कई प्रकार के स्वयंसेवी संगठन हैं जो काम करते हैं इसी अधिकार के तहत। तो वो अपना बनाए हैं, ये फंडामेंटल राइट है, आप भी बना सकते हैं। संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के पैरा 4 में, अनुच्छेद 19 के पैरा 4 में इसमें क्या बताया गया है? उपरोक्त में से 1, 4, 5। एक कौन है? भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता के आधार पे। नंबर 4 लोक व्यवस्था के आधार पे। और नंबर 5 शिष्टाचार एवं सदाचार के आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। तो आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुल 8 प्रकार आधार थे जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद जब आप सम्मेलन करने लगते हैं, यानी सभा में सम्मेलन करते हैं, तो उस पर आपको 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। और उसके बाद जब संघ बनाते हैं या संगठन बनाते हैं तो आपके ऊपर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसके आधार पर आपको मनाही हो सकती है। यानी इस स्वतंत्रता पर 3 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। नंबर 4 यानी संचरण की स्वतंत्रता, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं, भारत में कहीं पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं। यहां आपको हम बता दें कि जैसे यहां बोलने की आजादी है तो चुप रहने की भी आजादी है। यहां आपको सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है तो आपको सभा न करने की भी स्वतंत्रता है, वो अपने आप जुड़ जाती है। जैसे संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता है तो आप संगठन व संघ न बनाए इसके लिए भी स्वतंत्रता प्राप्त है। वही हाल यहां संचरण की स्वतंत्रता है, आपको घूमने फिरने की आजादी है, आपको ये भी आजादी है कि आप घूमे ना फिरे ना, एक जगह है, ये भी आजादी है। तो जो संचरण की स्वतंत्रता है उस पर अनुच्छेद 19 के पैरा 5 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसमें जो संचरण की स्वतंत्रता है इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता यह है कि राज्य देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप भ्रमण करें, आए जाएं, ये स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता होती है विदेश जाए, यानी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाए। तो यहां जो पहला भाग है यानी देश के अंदर राज्य से उस राज्य में जाना, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत आता है। अगर आप विदेश जाते हैं तो वो आता है अनुच्छेद 21 के तहत, यानी प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आता है। तो आपको देश के अंदर कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 के पैरा 5 के तहत साधारण जनता के हित में, और अनुच्छेद और नंबर 2 दूसरा बिंदु है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। साधारण जनता के हित का मतलब यह है कि अगर कहीं आप भ्रमण कर रहे हैं, मानो एक आबादी है, उस आबादी में आप इधर उधर टहल रहे हैं, उस आबादी में तो आप पर संदेह करना वाजिब है, कोई कारण से टहल रहे हैं। तो साधारण जनता के हित में, यानी अगर साधारण जनता का अहित होता है आपके संचरण करने में, यानी भ्रमण करने में, तब पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, इनकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपना एक प्रकार का अलग सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में हम व्यवधान डालते हैं या वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमारी वजह से दिक्कत पैदा होती है। इसीलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, यानी संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी अन्यत्र व्यक्ति को, यानी किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति से संबंध न रखने वाले व्यक्ति को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाए, यानी वहां घूमने की आजादी न मिले। तो संचरण की स्वतंत्रता में कुल 2 प्रकार की प्रतिबंध है, साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अब आगे आते हैं नंबर 5 यानी अंगा निवास की स्वतंत्रता। यानी निवास की स्वतंत्रता में भी 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक अस्थायी होती है, दूसरी अस्थायी होती है। अस्थायी स्वतंत्रता का मतलब कहीं आप जाओ, आप उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र जाते हो, पश्चिम बंगाल जाते हो, दिल्ली जाते हो, धंधा पानी के लिए जाते हो, या कहीं किसी भी स्टेट से कहीं किसी स्टेट में जाते हो, जीविकोपार्जन के लिए आप पैसा कमाने जाते हो, तो वहां आप अस्थायी रूप से भी रह सकते हो और अस्थायी रूप से भी रह सकते हो। आप चाहो तो वहां अस्थायी रूप से भी रह सकते हो। यहां के लोग बाहर गए, प्लाट खरीदे, घर बनाए, रहने लगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भी वही प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए और साधारण जनता के हित में, यानी एक 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब संपत्ति के अर्जन व धारण के बयान
संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान, जैसा कि हमने बताया, ये 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत यह अधिकार नहीं है। अब हम 6 की चर्चा करते हैं, उपजीविका आर्थिक स्वतंत्रता, यानी जीविकापार्जन के लिए। आप कहीं भी जाएं, आपको जीविकापार्जन करने के लिए, धंधा पानी करने के लिए, कुछ भी व्यवसाय अपनाने की आजादी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हम उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ आधार हैं जिनके आधार पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। और यहां अनुच्छेद 19 का पैरा 6 उपजीविका आर्थिक स्वतंत्रता पर क्या लगाता है निबंधन? निबंधन ये लगाता है साधारण जनता के हित में पेशागत तकनीकी योग्यता। पेशागत तकनीकी योग्यता का मतलब यह है जिससे किसी पद विशेष के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसके लिए सरकार कुछ निर्धारित कर सकती है, उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री या कुछ विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है। अब जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपके लिए डॉक्टर बनने के लिए जो अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए, जो योग्यताएं होनी चाहिए, उनसे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमको जीविकापार्जन करने का अधिकार है, आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसके लिए स्पेशल की योग्यता आपको होनी चाहिए। तो जैसे जिस विषय से संबंधित आपकी जानकारी है उसके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अगर आप उस लायक हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहां आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके लिए वो योग्यता निर्धारित कर सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इसमें यहां बताने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो राज्य है, राज्य अगर कोई मानो उसका विभाग है या उद्योग है या व्यापार है, उसको पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है या पूरा या आंशिक। जैसे मानो आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर सरकार निजीकरण कर रही है तो अपना कुछ शेयर दे रही है, उसको निजी कंपनियों को दे रही है, तो उसको ये आजादी है, राज्य को यह आजादी है कि वह किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। यानी किसी उद्योग धंधे को ले भी सकता है, धारण भी कर सकता है। यानी कोई कंपनी ऐसी है उसको वह अधिग्रहण कर सकता है, या अपना कोई विभाग है उसमें प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दे सकता है कि आप आए। जैसे बीमा सेक्टर में देखिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इस प्रकार आप देखें जो अनुच्छेद 19 का पैरा 1 है उसके तहत कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये 6 अधिकार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपको हम बता दें, जो आपातकाल है, राष्ट्रपति का आपातकाल, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इन तीनों के तहत जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत जो आपातकाल लागू किया जाता है, आंतरिक उसमें 2 प्रकार के हैं। एक आंतरिक आधार जिसमें सशस्त्र विद्रोह हो, या दूसरा युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। अगर आंतरिक आधार पर लगाया गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 ये स्थगित नहीं होता है। लेकिन युद्ध व बाहरी आक्रमण है तो अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं होता। लेकिन हमने बताया अनुच्छेद 19 अगर युद्ध व बाहरी आक्रमण है तब तो स्थगित हो जाता है, अन्यथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, आंतरिक स्थिति के आधार पर यह स्थगित नहीं होता। अभी तक हमने चर्चा की अनुच्छेद 19 की। अब अनुच्छेद 19 के बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 और 21 जैसा कि हमने बताया ये ऐसे फंडामेंटल राइट है, ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 दो स्थिति के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दो स्थिति का मतलब अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कैसा प्रदान करता है, किस प्रकार प्रदान करता है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 20 का पैरा 1, 20 का पैरा 2, 20 का पैरा 3। ये ऐसे अधिकार हैं जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है पिछले वीडियो में कि मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए जरूरी है ही, उनके लिए भी जरूरी है जो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए कि आखिर उनके क्या अधिकार हैं। और ये जो अनुच्छेद 20 है ये अमूमन सभी व्यक्तियों को दो चार होना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर में फंसते हैं या फंसाए जाते हैं, तो उनके
लिए इस अधिकार का जानना बेहद जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 20 के पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कहता क्या है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों का संरक्षण, इसका मतलब समझिए पहले। इसमें जो संविधान में दिया गया है, मैंने हुबहू उसको उतारा है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। आप एक एक शब्द ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने किस प्रकार अपनी मंशा जाहिर की, यानी उनकी सोच क्या थी। आप ये समझें कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, भाई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। एग्जाम्पल समझ लें कि जैसे आज मैं किसी की मुर्गी चुरा लूं, ध्यान दें, मुर्गी चुरा लूं। अभी तक मुर्गी चुराने के अपराध के लिए कोई कानून नहीं बना है, यानी कोई सजा का प्रावधान कहीं नहीं है। और मैं मुर्गी चुरा लूं, उसके बाद मुझको पुलिस पकड़ ले जाए और मेरे खिलाफ मुर्गी चोरी का आरोप लगा के मुकदमा दायर कर दे। क्या यह संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि जब मुर्गी चोरी का कोई अपराध का मामला अभी कोई बनाया ही नहीं गया है, उस पर कोई सजा ही नहीं बनाई गई है, तो किस प्रकार का आरोप? यहां कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। यानी वह व्यक्ति जब कोई अपराध करता है, उस समय जब वह कर रहा था, अगर वह किसी विधि के अधीन अपराध था तभी उसको आरोपी बनाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। बात है कि होता यह है कि कभी कभी जैसे किसी मैटर में आपको पुलिस पकड़ लेती है, आपको पकड़ के ले जाती है, तो अन्य धाराओं में चालान कर देती है, तरह तरह के कई धाराएं बना लेती है। हालांकि उसके पास अधिकार है, पर असीमित भी नहीं है, लेकिन हमको अपने मूल अधिकार से मतलब है। मूल अधिकार ये जो बताता है अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कि अगर जो आपने अपराध किया है उस अपराध के अंतर्गत अगर कोई दंडनीय अपराध उस समय तक नहीं है जो आपने कार्य किया है, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ये समझ लेंगे। यहां और क्या बताता है कि विधानमंडल को भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि बनाने में निषेध है। यह भी बात है कि विधानमंडल बोले तो जो व्यवस्थापिका है उसको भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि बनाने की कोई मंजूरी नहीं है। जैसे आज कोई फलाना नेता पकड़ा जाए, किसी मैटर में पकड़ लिया जाए, अब उसको कि जो आरोप लगाया जाए वो उस आरोप में कोई अभी तक सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार यह सोच ले कि हम कानून बना दें और उसको लागू कर दें पिछले 3 महीने से, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विधानमंडल नहीं कर सकता। भूतलक्षी का तात्पर्य यह है कि आप पूर्व तिथि से इसको लागू नहीं कर सकते। अगर आज आप कानून बनाते हैं तो आज के डेट में, जैसे अब कानून आज लागू होता है, तो अगर आज लागू होगा तो अगर एक दिन पहले मैंने कोई घटना घटा दी या कोई हमसे कोई गलती हो गई या उससे संबंधित मैंने कोई अपराध कर दिया तो उसकी सजा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तारीख से वह कानून लागू होता है उसी तारीख से वह उसी श्रेणी में आएगा, यानी वह विधि के अधीन तभी अपराध होगा। यहां आपको ये बता दें कि दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है, लेकिन कम की जा सकती है। जैसे हमने बताया, पहला तरीका यह है कि आप भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि नहीं बना सकते हैं, यानी पिछली डेट से ऐसी कोई विधि नहीं लागू कर सकते हैं जो किसी पर सजा बनाने का प्रावधान करता है, या कोई कहने का मतलब यह है कि कोई दांडिक विधि कार्योत्तर मतलब कार्योत्तर दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से आप नहीं बना सकते हैं, यानी पिछली तारीख से उसको लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बताता है कि जो दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है। जैसे मान के चले पिछला महीना दिसंबर था, दिसंबर में कोई कानून आता है, मानो किसी की साइकिल चोरी होती है, साइकिल चोरी करने के आरोप में उसको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये सजा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, आप उस पर मत जाएं।
जैसे आप साइकिल चोरी का जो आरोप लगाया गया दिसंबर में, जो आप कानून लाई, रानी राज ने जो कानून लाया, उसमें यह स्पष्ट प्रावधान था कि किसी की कोई साइकिल चुराएगा तो उसको 6 माह की जेल होगी, ये लिख दिया गया। आज साइकिल हमने चुरा ली, अब मानो मैं महत्वपूर्ण पद पर हूं या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, तो सरकार यह सोचे कि जो वो 6 माह की सजा है उसको 5 साल कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी दंड की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती, दंड की मात्रा वही रहेगी जो पहले से निर्धारित है, लेकिन कम की जा सकती है। अगर कम करना चाहे, जैसे 6 महीने की सजा थी तो उसको 3 महीने कर सकते हो, 4 महीने कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो, अधिक नहीं कर सकते हो। तो यह बताता है दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है, लेकिन कम की जा सकती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है, यानी ऐसी विधियों से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान होगा जो विधि उस व्यक्ति को अपराध करने के समय बनाई ना गई हो, यानी अब तक वह अस्तित्व में न हो जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, यानी वह कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। जिस समय कोई व्यक्ति जो अपराध करेगा, जो सजा निर्धारित है पहले से, वही सजा का वह भागी होगा। अनुच्छेद 20 का पैरा 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का पैरा 2 यह बताता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं मिल सकते। यानी अगर किसी ने एक अपराध किया है और उसको आप 2 दंड देते हैं तो गलत है, यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। यहां बताया गया किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यानी 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इस वाक्य को समझें कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार, यानी अभियोजित का मतलब ना तो उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही दंडित किया जा सकता है, ना सजा दी जा सकती है, उसको एक अपराध के लिए 1 ही बार सजा मिलेगी। अभियुक्त को अभियोजित और दंडित दोनों होना चाहिए, यानी जिस अपराध के लिए उसको दंडित किया जा रहा है इसके लिए जरूरत यह है कि अभियुक्त को अभियोजित और दंडित दोनों होना चाहिए, यानी उस पर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए और दंडित दोनों होगा, तभी वह कानून लागू होगा। कौन? अनुच्छेद 20 का पैरा 2। उपयुक्त संरक्षण न्यायिक अधिकरण की कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, यानी ये जो संरक्षण है, दोहरे दंड का संरक्षण, ये जो न्यायिक अधिकरण है, जो जुडिशियल बॉडी है, उनकी कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, विभागीय, अनुशासनिक और अन्य कार्रवाइयों पर नहीं। जैसे मानो आप किसी विभाग में कार्यरत है, किसी विभाग की कोई कार्रवाई है आपके खिलाफ, तो वह इसके तहत छूट नहीं प्राप्त है। ये जो प्राप्त है ये न्यायिक अधिकरण की कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, यानी दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 20 के पैरा 2 के तहत। अब अनुच्छेद 20 का पैरा 3 देखते हैं। अनुच्छेद 20 का पैरा 3 यह बताता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही दिलवाना। जैसे कोई अपराध में करूं और पुलिस हमसे ही बयान ले कि आपने अपराध किया है, जबरदस्ती दबाव डाले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी आत्म अभिशंसन से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 का पैरा 3 किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यानी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आए दिन देखते हैं आप लोग समाचारों में कि ऐसे मामले बहुतायत संख्या में आते हैं। तो यहां जो मूल अधिकार के अंतर्गत जो अपराध के संबंध में दोष सिद्ध का संबंध संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 का पैरा 3 यह बताता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं यानी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यानी जबरदस्ती आपसे यह साक्ष्य नहीं दिलाया जा सकता कि आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि आपने अपराध किया है। मानो मैंने अपराध नहीं किया है फिर भी आप हमसे जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते हो। केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने पर वर्जित, स्वेच्छा से साक्ष्य देने पर छूट है। यहां इस बात की भी बात की गई है, यहां यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी पर दबावपूर्ण तरीके से
साक्ष्य नहीं ले सकते हो, यानी जबरदस्ती तरीके से आप उसको ये नहीं कर सकते हो कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो, आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि आपने अपराध किया है, लेकिन स्वेच्छा से साक्ष्य देने पर छूट है। अगर स्वेच्छा से कोई स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमने अपराध किया है, तो इस पर छूट है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यहां यह ध्यान देंगे, उपर्युक्त संरक्षण सिविल कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा। किस पर? सिविल कार्रवाइयों पर, यानी जो सिविल कार्य है, कार्रवाई है, उस पर यह लागू नहीं होगा। सिविल कार्य में जैसे आप समझे, जैसे आप जमीन जायदाद का मामला है, ये सब सिविल कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में इस प्रकार का जो अधिकार मिला है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहां स्पेशल आप देख लें, जो नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफ है, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है। जैसे ये आप देखते हैं नई टेक्नोलॉजी जो आई है, उसके तहत अब पुलिस क्या करती है, किसी भी अपराधी को, ऐसे ऐसे अपराधी हैं, आरोपी हैं, ऐसे ऐसे आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, जो सीधे बयान ही नहीं देते हैं, वो शामिल भी रहते हैं तो वह बयान नहीं देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो पुलिस के हाथ भी बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ता है, वो भी एक मानव है, तो वो जब कहीं कुछ पाता नहीं है, कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, तो उसके लिए वह नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण आदि करती है, जिसके आधार पर कुछ साक्ष्य उसको मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो परीक्षण है, उस पर प्रतिषेध लगाया गया है, यानी जो इस मामले में व्यक्ति जो अभियुक्त है, जो बयान देगा या कुछ करता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी इस प्रकार के परीक्षणों पर क्या लगाया गया है? प्रतिषेध लगाया गया है, रोक लगा दी गई है। यह सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का वाद था। 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ध्यान दें, डीएनए की छूट है, यानी अभियुक्त पर डीएनए की छूट दी गई है, यानी डीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी संतान का विवाद होता है कि ये हमारी संतान नहीं है, और संतान ये साबित करने पे लगी हो कि नहीं, आप ही हमारी जैविक पिता हैं, मैं ही आपका जैविक पुत्र हूं, तो उस मामले में न्यायालय व्यक्ति से डीएनए की डिमांड कर सकती है, यानी डीएनए का सैंपल लिया जा सकता है, दोनों का सैंपल मैच किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो उससे सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति का पिता है, या वह व्यक्ति उस व्यक्ति का पुत्र है। तो डीएनए की छूट दी गई है, लेकिन नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण पर प्रतिषेध लगाया गया है। ये जो डीएनए की छूट है, मिस्टर एक्स मिसेस जेड 2002 का वाद है, इसमें एक मामला आया था जिसमें डीएनए की छूट दी गई थी। तो इस प्रकार आप देखें कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मैंने ये पहला वीडियो आपके साथ साझा किया है। इसके पहले समानता का अधिकार से संबंधित वीडियो साझा कर चुका हूं। मूल अधिकारों की ये श्रृंखला है, ये अनुच्छेद 35 तक है। वहां तक हम ऐसे वीडियो को छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड करेंगे। अब अगली बार जो वीडियो हम बनाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे, वो अनुच्छेद 21 और 22 जो मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका सेकंड पार्ट होगा, वो साझा करेंगे। अभी आप लोग देखे होंगे, लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जो पीसीएस 2023 है, जो उसमें डेट दिया गया है 14 मई दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो 14 मई है, तो इसलिए आप अभी से लग जाएं। हालांकि कुछ तारीखें ऐसी थी जिसमें आरक्षित लिखा गया है। आरक्षित का मतलब है कि जैसे आरओ, एआरओ और बीईओ की भर्तियां आने वाली है, ये सब उसी आरक्षित तारीखों में जो डेट है उसी में कराई जाएंगी। आप इसके लिए कमर कस लें। आपकी आज की तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी साबित होगी। आप इंतजार न करें, लग जाएं। अगर अभी नहीं लगे हैं तो लगने की कृपा करें। जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः मूल अधिकारों की सीरीज के अंतर्गत अगले भाग का वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। आजकल हम मूल अधिकार की सीरीज के तहत वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके पहले हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 और 20 की चर्चा कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में अनुच्छेद 21 और 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, उसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 और 22 है उस पर आपके साथ हम गहन विश्लेषण करेंगे। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ रहें। तो आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 22 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। उन्हीं मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार भी है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हूबहू हमने वैसा ही सेंटेंस आपके सम्मुख उतारा है। यहां अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द लिखा है। व्यक्ति शब्द का आशय यह है कि यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी वो चाहे विदेशी हो चाहे देश के हो, उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस सेंटेंस से क्या निकलता है? इस सेंटेंस से यह निकलता है अर्थ कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य, अगर विधानमंडल कोई विधि बनाता है, कोई कानून बनाता है, जिस कानून के आधार पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, तो वह वैध है। यहां इस सेंटेंस का यही आशय निकलता है। यहां यह लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, यानी उसको छीना जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ऐसा ही अधिकार दिया गया है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? समयक विधि प्रक्रिया, और यहां क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। समयक विधि प्रक्रिया का आशय विधि की विधिवत प्रक्रिया से है। आपके समझ में आएगा कि ये क्या गूढ़ बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समयक विधि प्रक्रिया है क्या ये? इसको आप समझिए। अगर तो जो भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, उसको अगर विधानमंडल बोले तो जो संसद है, उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकार से वंचित कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में इस अधिकार को और मजबूती के साथ व्यक्तियों को दिया गया है। वहां समयक विधि प्रक्रिया, विधि की विधिवत प्रक्रिया, यहां आशा यह है कि वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय में अंतर कुछ बातों का है। इस सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का है, उसको कई मामलों में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इसके सापेक्ष अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा स्वतंत्र है। वहां ये जो समयक विधि प्रक्रिया के तहत जो अधिकार दिया गया है, ये नैसर्गिक न्याय है। कैसा न्याय है? नैसर्गिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है। अब प्राकृतिक न्याय का तात्पर्य ऐसे न्याय से है कि जो एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मामला नहीं है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए उस अधिकार को छीना जाए, नहीं। यहां जो समयक विधि प्रक्रिया है, इसका आशय यह है कि जो नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, जो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए, वह अधिकार उसको मिले।
और उस अधिकार को कोई शक्ति, कोई सरकार छीन नहीं सकती। यहां दोनों में अंतर यही है। अगर आगे हम चल के देखें इस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद है। इसमें अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिकी कृत के विरुद्ध, ना कि विधानमंडल के विरुद्ध प्राप्त है। यहां जैसा कि सेंटेंस में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप जानते हैं कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो विधानमंडल बनाता है, विधि बनाएगा विधानमंडल। तो यहां ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके परिप्रेक्ष्य में यह आदेश जारी किया, यह निर्णय सुनाया कि ये जो अनुच्छेद 21 है ये केवल कार्यपालिकी कृत के विरुद्ध है, ना कि विधानमंडल के विरुद्ध है। यानी जो ये अधिकार दिया गया है वो केवल कार्यपालिकी शक्ति के खिलाफ है, ना कि विधानमंडल के खिलाफ है। यहां तो विधानमंडल अगर विधि बनाएगा तो एक अधिकार आपसे छीना जा सकता है। तो ये वाद था ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। लेकिन अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण वाद आया, जिससे अनुच्छेद 21 की दिशा और दशा दोनों बदल गई, वो वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। यह वाद था क्या? मेनका गांधी जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में जो सुल्तानपुर संसदीय सीट है वहां से वो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। बात ये 1978 की है। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी और जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय उसने इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया। किसके? मेनका गांधी जी के। और इसी मामले को वो लेकर चली जाती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सरकार के खिलाफ डिसीजन देता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सरकार के खिलाफ डिसीजन देता है। और यही ये वाद था जो अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया, यानी इसकी जो सीमा है, जो इसका क्षेत्र है, विस्तार कर दिया। तो मेनका गांधी वाद 1978 का जो है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋज और युक्त। यहां आप प्रत्येक शब्द को देखें। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया, यानी अगर जो विधानमंडल है किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋज और युक्त। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। यहां आप ये देखें, यहां प्राकृतिक न्याय शब्द आया और इसके पहले हमने बताया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का समयिक विधि प्रक्रिया है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका का नैसर्गिक न्याय माना और यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको प्राकृतिक न्याय माना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 था, इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पैरेलल यानी आसपास अनुच्छेद 21 को पहुंचा दिया। यानी जो प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के तहत हमारे देश में प्राप्त है, यानी ऐसा ही अधिकार जो अमेरिका में प्राप्त है, यूएसए में प्राप्त है, लगभग बराबरी पर ला दिया। वो वाद कौन सा था? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। इसमें जो निर्णय आया उस निर्णय के आधार पे अनुच्छेद 21 के तहत, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 की बात कर रहे थे जिसमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी, संचरण करने की स्वतंत्रता थी, उसमें हमने बताया था कि उसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि वह देश के अंदर कहीं भ्रमण करे, दूसरा भाग यह है कि देश के बाहर भ्रमण करे। जो देश के बाहर भ्रमण करे वो अनुच्छेद 19 के तहत नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत भ्रमण कर सकता है। तो यहां इस वाद में जो निर्णय निकल के आया, इस वाद को सुनने में
जो संविधान पीठ बैठी थी 7 सदस्यीय पीठ थी और उसने ये निर्णय दिया था। तो इसमें जो निर्णय निकल कर आया समय समय पे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई प्रकार के इसमें अधिकार अंतर्निहित हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में कई प्रकार के अधिकार अंतर्निहित थे, वैसे अनुच्छेद 21 में भी कई प्रकार के अधिकार अंतर्निहित है। समय समय पे कुछ वाद आते हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, जैसा कि हमने बताया कि मेनका गांधी जी भारत से बाहर जाना चाहती थी और सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसके आधार पर वो न्यायालय जाती हैं, न्यायालय उनके पासपोर्ट जब्त करने के तरीके पर सरकार को घेरा और सरकार से कहा कि उनका पासपोर्ट वापस किया जाए और उनको बाहर जाने की अनुमति है। तो विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार मतलब जैसे आप एकांत में रहना चाहते हैं, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एकांत में रहने का अधिकार है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार आपने देखा होगा कभी कभी समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें आती हैं कि किसी का फोन टैपिंग किया जाता है सरकार सुरक्षा कारणों से, या जो आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक विद्वेष के तहत फोन टैप किए जाते हैं। तो मामला जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय ने फोन टैपिंग का जो मामला था उसको निजता का अधिकार का उल्लंघन माना, यानी फोन टैपिंग उचित नहीं है, वो अनुच्छेद 21 के तहत उचित नहीं है, मूल अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जो नागरिकों को यानी व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। जैसा आप देखते हैं कि कुछ दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो घायल को लोग अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, तरह तरह के उसमें कानूनी कार्रवाई वगैरह होती है तो लोग डरते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सरकार ने भी दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ के प्रचार प्रसार किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, कोई भी भर्ती कराया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान को कई आलोचकों ने वकीलों का स्वर्ग जैसा कुछ सेंटेंस के रूप में इसकी आलोचना की। तो यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है बड़ी जटिल है। यहाँ एक जो आम जनमानस है, ये गरीब आदमी है, उसको अपनी सुनवाई के लिए, अपनी न्याय पाने के लिए जो एक कानूनी सलाहकार रखना चाहिए, उसका वो फीस वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यायिक जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल है और ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें समय और धन की दोनों की बर्बादी होती है। तो इसमें जो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के तहत है। आश्रय का अधिकार, किसी को आश्रय पाने का अधिकार, मतलब अगर वो कहीं उसका ठौर ठिकाना नहीं है तो उसको आश्रय देने का भी सरकार का एक कर्तव्य है कि उसको आश्रय प्रदान करें। महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, ये जो मामला है आप जानते हैं कि जैसे अब महिलाएं सार्वजनिक और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सरकारी विभाग हैं और प्राइवेट विभाग हैं, वहां भी जॉब करने लगी हैं। आए दिन घटनाएं घटती हैं, उनको तरह तरह की चीटा का शिकार होना पड़ता है। तो इसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है, महिला कर्मियों का जो यौन उत्पीड़न होता है, ये भी इसी अनुच्छेद 21 के तहत ही उनका वो फंडामेंटल राइट है और इसके उल्लंघन पर सजा होनी चाहिए। लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण का तात्पर्य है कि जैसे किसी बच्चे का जो भ्रूण हो, जो पेट के अंदर हो, उसका लिंग परीक्षण अवैध है। यानी अगर पेट के अंदर कोई बच्चा है तो आप देखते होंगे कि ऐसा होता है कि लोग बेटों की चाहत में जब बेटी होती है उसका लिंग परीक्षण करा के वारसन वगैरह करा देते हैं, जो कि नैतिक रूप से, कानूनी रूप से कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इसके लिए भी, क्योंकि वो जो बच्चा है पेट में भी है, उसको भी तो जीवन का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है। तो इसी अनुच्छेद के तहत ये भी अवैध है, यानी लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता है। धूम्रपान निषेध, जैसे जो धूम्रपान करते हैं लोग, इस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। भाई आप धूम्रपान करते हैं तो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या आप मतलब सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे आपके जो सर्किल में है, जो आपके आसपास है, उनके ऊपर भी इसका असर होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं विभिन्न वादों में अनुच्छेद 21 के तहत कई प्रकार के अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। तो यहां कुछ मुख्य अधिकारों को हमने बताया है। अनुच्छेद अब 21 का की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भारत में समय समय पर इसकी मांग होती रही। शिक्षा का अधिकार जैसे है, स्वास्थ्य का अधिकार है, इसको
समय समय पे ये मांग होती रही कि इसको मूल अधिकार के रूप में माना जाए। तो शिक्षा का अधिकार अब अनुच्छेद 21 का के तहत एक मूल अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें समाहित किया गया है। इस पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है। और यह अधिकार क्या है? राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए, यहां बालकों का आशय बालक और बालिकाओं दोनों से है। यानी राज्य जो होगा, जो देश है, वह 6 से 14 वर्ष, कितने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य को यह करना होगा क्योंकि यह मूल अधिकार के रूप में और इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तो राज्य यह कार्य करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, जिसमें बालिका भी सम्मिलित है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। यह जो कानून था जो शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार, यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पे ये पारित किया जाता है और 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी है। तो यहां से भी प्रश्न आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22 में क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यह जो अनुच्छेद है निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है अनुच्छेद 22 में। नंबर 1 सामान्य दंडिक विधि के अधीन और नंबर 2 निवारक निरोध विधि के अधीन। यानी जो गिरफ्तारी होगी, आप जानते हैं कि जो गिरफ्तारी होती है 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य दंडिक विधि के अधीन है और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन है। जैसा आप जानते हैं जो सीआरपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा है, यह सामान्य दंडिक विधि है। और जो निरोध कानून होते हैं, जैसे आप उदाहरण समझिए, जैसे मीसा है, पोटा है, ऐसे जो कानून सरकार ने बनाया आतंकवादियों के लिए या उनके लिए जो समाज के लिए, देश के लिए घातक साबित होते, उनके लिए कानून बनाया गया था। तो सामान्य दंडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। अब सर्वप्रथम हम देखें जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 1 और 2 में, अनुच्छेद 22 जो है 1 से लेकर के 7 तक है। यानी 22 1 2 3 4 5 6 7। यहां अनुच्छेद 22 1 में तथा 2 में क्या है? सामान्य दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारियों के बारे में बात करता है। जो अनुच्छेद 22 का पैरा 1 है, पैरा 2 है, वो सामान्य दंडिक विधि की प्रक्रिया के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में चर्चा करता है। जो सामान्य दंडिक विधि है, जो सामान्य रूप से जो घटनाएं घटती हैं समाज में, उनकी गिरफ्तारियों के बारे में चर्चा करता है। इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 1 है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई घटनाएं घटती है समाज में तो एफआईआर वगैरह होती है। एफआईआर होती है तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। तो जब पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको क्या अधिकार है? उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको यह अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के कारणों को जान सकता है। यानी वह पूछताछ कर सकता है कि किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2 अपनी रुचि के विधिक सलाहकार रखने व बचाव का अधिकार। यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस किसी भी मामले में जो सामान्य दंडिक विधि है उसके तहत अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो वह अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी विधि व्यवसायी, यानी जो विधि सलाहकार होते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं, वह रख सकता है। और अपने बचाव का भी अधिकार है, मतलब वह विधिक सलाहकार भी रख सकता है और स्वयं भी शामिल हो सकता है, अपने बचाव के लिए न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है। नंबर 3 क्या है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। यह बहुत ही विवादित मामला है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है
किसी भी आरोपी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है किस विधि के अंतर्गत, सामान्य दंड विधि के अंतर्गत, तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। लेकिन मामला क्या है, इसमें मामला यह है कि ये 24 घंटा जो है, बीच में जो उसकी यात्रा है उसको जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब 24 घंटा तो समय दिया गया है, लेकिन जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है और निकटतम मजिस्ट्रेट के जब समझ चलवाया जाएगा, उसके बीच की जो यात्रा होगी, कितने समय की होगी, उसको इसमें जोड़ा नहीं गया है। और इसका बड़े पैमाने पे आप देखते होंगे दुरुपयोग भी किया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। यही पेश किए जाने का उसको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाए। और आगे क्या है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। यानी जो चौथा पॉइंट है, यह बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट, होता यह है जैसे किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, मामले की गंभीरता के आधार पर पुलिस मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करती है। अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो पुलिस उसको रिमांड पे लेती है, यानी मजिस्ट्रेट से वह दरखास्त करती है कि इसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए और हम अभी इससे पूछताछ करेंगे। तो मजिस्ट्रेट बात सुनती है, पुलिस की बात सुनती है और मामले को गंभीरता से देखती है। अगर मामला ऐसा है तो वह पुलिस को रिमांड पर दे देती है, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा होता है। तो यहां बताने का तात्पर्य यह है कि मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक, यानी 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रख सकता है। यानी अगर 24 घंटे से अधिक रखना है पुलिस को, उस आरोपी को अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। यानी जो मजिस्ट्रेट होगा अगर वो अनुमति देता है तभी पुलिस अभिरक्षा में रख सकती है, अन्यथा नहीं। तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या विकल्प होता है, या तो उसको अभिरक्षा में दे दे या तो न्यायिक हिरासत में भेज दे। तो इस प्रकार जो सामान्य दंड विधि है, इसके तहत 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहला अधिकार यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों का जानने का अधिकार है। नंबर 2 बिंदु, अपनी रुचि के अनुसार विधि सलाहकार रखने व अपने बचाव का अधिकार है। यानी नंबर 2 बिंदु यह बताता है कि जो आरोपी है, उसको जो गिरफ्तार किया गया है, उसको अपनी रुचि के अनुसार वकील रखने का, विधि सलाहकार रखने का और स्वयं बचाव करने का अधिकार है। नंबर 3 बिंदु यह है, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। यानी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हर हाल में पुलिस को उपस्थित कराना होगा। इसमें यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसमें इस बात का वर्णन किया गया है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी आरोपी को 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। यानी 24 घंटे से अगर ज्यादा पुलिस अपने अभिरक्षा में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो सामान्य दंडिक विधि के अधीन किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 22 के पैरा 1 और पैरा 2 के तहत। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 22 का पैरा 3 क्या कहता है। इसमें उक्त अधिकार निम्न को उपलब्ध नहीं है। यानी जो अधिकारों का वर्णन हमने ऊपर किया, जिन 4 अधिकारों का वर्णन हमने किया, वे अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 22 के पैरा 3 में किया गया है। क्या है, अन्य देशी शत्रु, यानी जो भारत देश है उसके जो शत्रु देश हैं उनके नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, जैसा कि हमने बताया, जो निवारक निरोध विधि है वो अलग प्रक्रिया है। निवारक निरोध विधि के अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त होगा जो अनुच्छेद 22 का पैरा 1 पैरा 2 कहता है। अनुच्छेद 22 का पैरा 1 पैरा 2 जो अधिकार देता है वो जो निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है, उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। और अन्य देशी शत्रु, जो भारत देश के शत्रु देश हैं, उनके नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसका वर्णन कहां किया गया है,
अनुच्छेद 22 के पैरा 3। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 का पैरा 4 और 5 क्या है। इसमें निरोधक कानून के बारे में है, जो निवारक निरोध कानून है उसके तहत कुछ जानकारी इसमें प्रदान की गई है। इसमें यह जानकारी प्रदान की गई है कि जो निवारक निरोध विधि के अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको निरुद्ध अवधि होगी 3 मास, यानी उस व्यक्ति को 3 माह तक रखा जा सकता है। और यहां 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता। समझ लें, निवारक विधि और सामान्य दंडिक विधि में क्या अंतर है। अगर इस विधि के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 मास तक रखा जा सकता है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार ज्ञात करना, यानी जो गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। यानी उसको ये बताया जाए कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है। अभ्यावेदन का अवसर, यानी उसको अभ्यावेदन का अवसर भी मिलेगा। वह प्रशासन के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, उसको यह अधिकार भी प्राप्त है। शर्तें क्या है, इसमें शर्त क्या है। यहां जो 3 मास की अवधि है इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसको बढ़ाने का क्या आधार होगा। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित सलाहकार बोर्ड है अगर इस बात की तस्दीक करता है कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाए तो उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित सलाहकार बोर्ड होगा। और क्या है नंबर 2 बिंदु, संसदीय विधि के अधीन जो संसदीय विधि होगी, यानी जिस निवारक निरोध विधि को संसद ने पास किया है उस विधि के अधीन भी उसको 3 मास की अवधि से ज्यादा समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। यानी जो संसदीय विधि है अगर उसके अधीन गिरफ्तारी की गई है, जो निवारक निरोध विधि बनाई गई है संसद के द्वारा, तब पर भी उसको 3 मास की अवधि से ज्यादा समय तक रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 का पैरा 7 क्या है, संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी इस मैटर में निवारक निरोध विधि के मैटर में उसको संसद को अनुच्छेद 22 का पैरा 7 विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वैसे अब इस प्रकार की विधि जैसा कि विश्व स्तर पर देखा गया है कि जब आपातकाल लागू होता है तब इस प्रकार की विधि प्रयोग में लाई जाती है। यानी भारत देश ऐसा है, विश्व में एक ऐसा देश है जहां आपातकाल के अलावा सामान्य काल में भी निवारक निरोध विधि प्रयोग में लाई जाती है। अब इस विधि को किस सूची में रखा गया है, तो इस विधि को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस सूची में समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि इस विधि को संघ तो कानून बना ही सकता है, यानी इस विषय में कानून संघ तो बना ही सकता है, राज्य भी बना सकते हैं, जैसा कि कुछ राज्य बनाए भी हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने मकोका सुना होगा, ऐसे ही कई राज्य इस निवारक निरोध विधि के अधीन भी कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो इसका दूसरा भाग था अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित वीडियो आपके साथ मैंने साझा किया है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार अगला जो फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।